आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, लखनऊ उत्तर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित लखनऊ उत्तर से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित महानुभाव और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मुझे आप सबके बीच में इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आकर के आपके साथ इस संवाद के साथ जुड़ने के लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। क्योंकि प्रबुद्ध समाज वैसे भी संपूर्ण समाज का नेतृत्व करता होता है। उसकी राय, उसका चिंतन और उसके द्वारा दिए जाने वाले विचार को समाज का एक बड़ा तबका फॉलो करता है, उसके अनुसार आचरण करते हुए फिर आगे बढ़ता है। जब भी प्रबुद्ध समाज का चिंतन अवरुद्ध हुआ है तो देश के सामने संकट आया है। पूरा देश आत्मविस्मृति के स्थिति में पहुंचा है और आत्मविस्मृति में पहुंचा हुआ समाज कभी अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर पाता है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, चीन ने देश पर हमला की, चीन ने देश के अंदर घुसपैठ की थी और उस समय के देश के राजनीतिक नेतृत्व ने और देश के उस समय के सुरक्षा सलाहकार ने भी देश के नेतृत्व को राय दी थी कि हमें चीन को छेड़ना नहीं चाहिए। उस समय देश का नेतृत्व इस प्रकार की हरकतों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता था। ये खबरें सरकार की और समाचार पत्रों की सुर्खियां तो बनती थी, लेकिन सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं बनती थी। और याद करिए उन 2 घटनाओं को तो चीन ने पिछले 2 वर्ष के अंदर शरारतपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया। एक बार जब डोकलाम में उसने जबरन करने का प्रयास किया और एक बार तब जब लद्दाख के पास भी उसने इसी प्रकार की चेष्टा की। कैसा भारत का नेतृत्व वहां पे अड़ गया और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की स्थिति में जब भारत खड़ा हुआ तो चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेतृत्व जब ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, राष्ट्र के प्रति
समर्पण का भाव होता है तो पूरा देश एकजुट होकर उसके पीछे चल पड़ता है। तो एक ताकत होती है, मोदी जी की यही ताकत है। 135 करोड़ का भारत जब एक साथ बोलेगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होती हैं। एक 135 करोड़ का भारत, हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते, हर जगह मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जनप्रतिनिधि जा सकते हैं कुछ जगह, लेकिन उनकी भी क्षमता सीमित होगी। आप जैसा प्रबुद्ध वर्ग समाज के हरेक तबके के बीच में जा सकता है और आपके पास समाज का हरेक तबका, क्योंकि आप में आपके बीच में यहां पर जो उपस्थित प्रबुद्ध जन है, जो मुझे बताया गया कि यहां पे अधिवक्ता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, शिक्षक भी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं, जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले वे सभी लोग हैं जो वास्तव में समाज का नेतृत्व करता है अपने अपने फील्ड में, जिसने कुछ करके दिखाया है। लेकिन आपकी उपस्थिति हर एक जगह है। आप उस विचारधारा को लेकर के, आप उन मूल्यों को लेकर के, उन आदर्शों को लेकर के समाज के उस तबके के बीच में जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वास्तव में देश के हित में क्या आवश्यक है और हमारा हित कहां निहित है। मैं कभी कभी ये नहीं समझ पाता हूं कि बहुत बार लोग अपनी प्राथमिकता भूल जाते हैं, उनके स्वयं के स्वार्थ प्रबल हो जाते हैं समाज और राष्ट्र के हितों की तुलना में, और यहीं पर वह गलती करता है। अगर हमारा देश कमजोर होगा तो कोई व्यक्ति मजबूत होकर के कुछ नहीं कर सकता। अगर ये देश मजबूत होगा तो वह हम सबको अपने साथ मजबूत कर देगा, और इसलिए हम सबकी व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत शान शौकत, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत उपासना विधि, व्यक्तिगत मत और मजहब की स्वतंत्रता राष्ट्र धर्म के सामने गौण है। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को यही बताती है कि हमारे लिए दल से महत्वपूर्ण देश है, व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है, लेकिन दल से महत्वपूर्ण भी देश है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है। जब देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा था तो उसने भारतीय जनसंघ को उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उस समय जनता पार्टी में समाहित कर दिया। याद करिए, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, हमने अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन कर दिया था, क्योंकि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी थी। जब इस देश में राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति दिलाने के लिए किसी अभियान और नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस समय इसी लखनऊ के सांसद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे आए थे और उन्होंने देश में गठबंधन की सरकार और गठबंधन के एक नए युग का शुभारंभ किया था और देश के अंदर पहली सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार बना करके, और गठबंधन की सरकार कैसे चल सकती है, उसके माध्यम से एक राजनीतिक स्थिरता देश के अंदर देने का कार्य भी किया। जब आवश्यकता पड़ी कि कोई व्यक्ति देश हित के विरोध में कार्य कर रहा है, देश के प्रतिकूल कार्य कर रहा है,
तो डट कर उसके खिलाफ लड़ने का जज्बा भी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर देखा होगा। भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात को लेकर के कही, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर के हम इसका कार्य करें, इसको पूरा करेंगे। वह भी आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता प्राप्त करना और शासन करना मात्र लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों को लेकर के राजनीति में आई है, जिन मूल्यों और आदर्शों पर भारतीय समाज की आस्था टिकी हुई है, भारतीय समाज का जीवन टिका हुआ है और जिस पर उसका भविष्य भी टिका हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कोरोना जैसी महामारी का सामना किस रूप में पूरे देश के अंदर हुआ। भारत दुनिया का विकसित देश नहीं है। हम विकास की प्रक्रिया से जुड़ करके विकसित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। तेजी के साथ भारत विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत अमेरिका माना जाता है। वो सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी है, सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है, दुनिया का दादा है, जहां मर्जी वहां कुछ भी कर सकता है। लेकिन कोरोना प्रबंधन आपने अमेरिका का देखा होगा। भारत भी आपके सामने है। अमेरिका के स्वास्थ्य का जो ढांचा है, जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के अंदर है, उसकी तुलना में भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधा बहुत कमजोर है। लेकिन कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए? इस महामारी, इस सदी की इस महामारी के कारण क्या क्या अन्य विसंगतियां पैदा हो सकती हैं? आपने देखा होगा कि भारत दुनिया का एकमात्र देश था, दुनिया में नवंबर 2019 में बीमारी आ चुकी थी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपने देखा होगा यूरोप के तमाम देश इसकी चपेट में आ गए थे। मौतों का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। भारत के अंदर मार्च प्रथम सप्ताह में यह बीमारी आई, फरवरी के अंत में आई और मार्च में उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह बीमारी देखने को मिली थी कुछ जनपदों में। और उस दौरान आपने देखा होगा कि 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का और फिर 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की। समय से लिया गया निर्णय, और समय से लिए गए निर्णय के साथ ही समाज का कौन तबका इससे प्रभावित होगा, उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी देना, उनके लिए उस प्रकार की सुविधा देना, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का कार्य और पैकेज के माध्यम से गरीबों को मदद देने का रहा हो, चाहे वह आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और छोटे छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को आर्थिक संबल प्रदान करने का रहा हो, या फिर गरीबों को अन्न की सुविधा उपलब्ध कराने का। कोई भी महामारी दुनिया के अंदर आई हो, लगभग हर 100 साल में एक बार महामारी आती ही आती है। 1918 से 26 के बीच में जब स्पेनिश फ्लू आया था, उस बीमारी से उतनी मौतें नहीं हुई थी जितनी भूख से मौत हुई थी। और मैं आपको कह सकता हूं कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन देश और दुनिया के सामने बेहतरीन रहा। लेकिन साथ साथ मैं कह सकता हूं, भूख से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति को फ्री में राशन देने की व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराई।
जिन गरीबों के लिए अपने छोटे खर्चे की आवश्यकता थी, उनके लिए भी उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। आजादी के बाद देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या स्थिति थी? अलगाववाद चरम पर था। कोई राज्य वहां सुरक्षित नहीं था। असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, अरुणाचल हो, नागालैंड हो, कोई भी राज्य, बड़ी अव्यवस्था थी। अलग अलग ग्रुप खड़े हो गए थे, भारत के खिलाफ हथियार लेकर के खड़े थे। 7 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? अलग ही नजारा था। और 7 वर्ष में कैसे तस्वीर बदल गई पूर्वोत्तर के राज्यों की? क्या स्थिति है पूर्वोत्तर के राज्यों में इस समय? असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर केंद्रीय मंत्री के लिए अनिवार्य है कि 15 दिन में एक बार पूर्वोत्तर के राज्यों में कैंप करेगा, रात्रि को रुकेगा, वहां पर चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेगा और वहां की जनता के साथ संवाद भी करेगा। आजादी के बाद यही तो संवाद नहीं हुआ था, जिस संवाद को मोदी जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ प्रारंभ किया। उनके अंदर एक आत्मीयता का भाव पैदा किया। आज पूर्वोत्तर भारत के साथ जुड़ने में उतावला महसूस करता है। आज वहां के जितने भी अलगाववादी संगठन थे, इन सब ने हथियार डालने प्रारंभ कर दिए। ज्यादातर डाल चुके हैं, जो बचे हुए वे भी डालेंगे। भाइयों बहनों, नेतृत्व पर निर्भर करता है वह देश को किस दिशा में लेके जाना चाहता है, कैसे और कहां ले जाना चाहता है। और अगर नेतृत्व ईमानदार है, चरित्रवान है, राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता है, तो पूरा देश उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। फिर उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो पश्चिम, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करता है। और यही तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यही मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश में आप सब रहते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप में से किसी से छुपी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश 2 चीजों के लिए जाना जाता था। मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के पहले मुझे 5 बार गोरखपुर से सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं जानता था एक एक समस्या के लिए कितना जूझना पड़ता था, कितना जूझना पड़ता था। बिजली तो आती ही नहीं थी। हम लोग ये मान लिए थे, एक नियति मान लिए थे, प्रदेश के अंदर जहां से चलो, प्रदेश की सीमा आते ही सड़कों पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते थे। सायकाल जहां से अगर चलो सड़क मार्ग से, जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था उत्तर प्रदेश, मान लो प्रारंभ हो गया है। और दंगे हर तीसरे दिन, चौथे दिन एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में होता था। कोई जनपद ऐसा नहीं बचा था जहां बड़े बड़े दंगे न हुए। लोगों को कर्फ्यू का सामना न करना पड़ा। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। शासन की योजनाओं पे सरकार के संरक्षण में डकैतियां डाली जा रही थी। और उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी हो गई थी कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसको लोग हेय दृष्टि से देखते थे। कुछ जनपद तो ऐसे हो गए थे कि वहां के नौजवान अगर कहीं उस जनपद का नाम ले लें तो होटल के लोग, होटल वाले कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला वाले वहां उसको ठहरने नहीं देते थे। ये उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई थी। लेकिन आज हमारी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। इस सुरक्षा का एक वातावरण, इस सरकार ने किसी पे उपकार नहीं किया। इस सरकार की ड्यूटी थी, इस सरकार का जो कर्तव्य था, सरकार ने वही किया है। और जिसके लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, समर्थन दिया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सरकार की ओर से यह देश प्रदेश को दिया गया कि आपने समर्थन दिया, बदले में सुरक्षा का वातावरण देना हमारा कार्य है।
ये 4.5 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं आज, और मैं आपसे कह सकता हूं 4.5 वर्ष में 1.5 वर्ष तो कोरोना ने खाए, मात्र 3 वर्ष हमें मिले थे। और इन 3 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर परिवर्तन हर एक स्तर पर देखने को मिला। लखनऊ उत्तर में ही नहीं, लखनऊ में भी, लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है। आप सुदूर चित्रकूट में चले जाइए, ललितपुर में चले जाइए, सहारनपुर में चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहां तक सरकार कभी पहुंचती ही नहीं थी, कभी पहुंचती नहीं थी। कोई उन लोगों का हालचाल लेने वाला नहीं था। सरकार की योजनाओं को कौन बनाता था? सरकार में बैठे हुए अधिकारी और सरकार में बैठे हुए मंत्री नहीं बनाते थे। उन योजनाओं को बनाने के लिए सत्ता से घिरे हुए माफिया और सत्ता से घिरे हुए कॉन्ट्रैक्टर तय करते थे कि कौन योजना बननी है, कौन नहीं बननी है। मंत्री को पता ही नहीं। मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। तब तक उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त का मतलब आप जानते होंगे, ये चीफ सेक्रेटरी के बाद का जो सबसे सीनियर अधिकारी होता है। कृषि उत्पादन आयुक्त तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विजिट पे आए थे। मैं सांसद था। पहले सरकार के मंत्री आए, उस समय के कृषि मंत्री आए, वो गोरखपुर के रहने वाले थे। आए तो मैंने उनको ही बिठाया, मैंने कहा बैठो। हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तब तक कृषि उत्पादन आयुक्त आए, वो भी बैठ गए। उन्होंने मुझसे परिचय लिया, आपस में हमारा परिचय हुआ। परिचय होने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कभी यहाँ पे कुशीनगर जिले में गन्ने की फसल पर कुछ बीमारी लगी थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी यहाँ पे मैंने सुना है कि कुशीनगर में गन्ने की फसल में कुछ कीड़े लगे हुए हैं, आप लोग आए हैं, अच्छा होता आप लोग इसका भी एक बार समीक्षा कर लेते हैं। उन्होंने कहा जानकारी नहीं, हम करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी क्या कृषि मंत्री को भी जानकारी नहीं? मैंने कृषि मंत्री से पूछा, मैंने कभी क्या आपने कृषि उत्पादन आयुक्त को बताया? नहीं। कहा कौन है कृषि उत्पादन आयुक्त? अरे मैंने कहा कृषि उत्पादन आयुक्त को आप पहचानते नहीं? तो कहे साहब मैं 6 महीने से कार्यालय नहीं गया हूं। मैं भौचक था, मैं सही बता रहा हूं, मैं भौचक था। 6 महीने से मंत्री कार्यालय नहीं गया, उनको अपने विभाग के सचिव के बारे में जानकारी नहीं, उनको कृषि उत्पादन आयुक्त के बारे में जानकारी नहीं, और वो कृषि मंत्री है। मैं समझ गया प्रदेश की सरकार कैसे चल रही है। भाइयों बहनों, यही होता था। जब परिवार की सरकार होगी, जातिवादी मानसिकता से सरकार कार्य करेगी, बेईमानी और भ्रष्टाचार जब सरकारों के सिर चढ़ करके बोलेगा और सरकार अपने निहित स्वार्थों के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं की सरपरस्ती को स्वीकार करेगी, तो पहचान का संकट खड़ा होगा, विकास अवरुद्ध होगा। आम जन के सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। नौजवानों के सामने अपने भविष्य को संवारने की बजाय भविष्य के लाले पड़ते हुए दिखाई देंगे, और यही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा था। 14-15 वर्षों तक यही उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है आज जब मैं विपक्ष के मुंह से विकास की बात सुनता हूं, मुझे तब ताज्जुब होता है, और इसलिए लगता है कि कम से कम देखा देगी कुछ तो बोल पा रहे हैं, नहीं तो विकास तो इनके मुंह से सुनने को मिलता ही नहीं था। मुझे याद है, तब भी मुझे याद है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती थी, भयंकर बाढ़ में डूबा रहता था, इंसेफ्लाइटिस की चपेट में प्रदेश रहता था, डेंगू की चपेट में रहता था, और मैं देखता था कि सभी फिल्मी हस्तियां सेफई में आकर के नाच गाने का मंचन कर रहे हैं।
ये भी दृश्य हम लोगों ने देखा है। प्रदेश का पूरे विकास का पैसा एक जगह केंद्रित होकर के रह जाता था। आम जन को उन विकास के कार्यों से कोई सरोकार नहीं, केवल अपने व्यक्तिगत तुष्टि के लिए सब योजनाएं बनती थी, ठेकेदारों को संतुष्ट करने के लिए ये सब होता था, और कोई और भी छुपावा नहीं। राजनीति में बड़ी बड़ी टीमें हाथते हैं। लखनऊ में आपने देखा होगा, डीजीपी के आवास के, पहले प्रदेश का जो डीजीपी है उनका आवास और उनका कार्यालय एक ही भवन में था। उनके ठीक सामने 500 मीटर की दूरी पर एक कुख्यात बर्बर माफिया ने 5 बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर दी थी। तो मैं एक दिन डीजीपी का विदाई था, तो मैं वहां गया था, तो मुझे मेरे एक अधिकारी ने बताया, मैंने कहा साहब इस सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप जानते हैं किसकी है? मैंने कहा किसी ने बनाई होगी। कहा नहीं नहीं, ये उस माफिया की। अरे हमने कहा किसकी जमीन है ये? तो कहा गया कि ये जमीन जांच करवानी चाहिए। वास्तव में मैं आया, मैंने उसके कागज मंगवाए, तो मुझे कुछ कागज मिले, सब तो शत्रु संपत्ति की, और शत्रु संपत्ति से कोई व्यक्ति कैसे कब्जा कर लेगा? तो मैंने कहा भी अब इसका एक उपचार है। हम लोग लड़ रहे थे, सब जगह लड़ रहे थे। मैंने कहा जब कुछ नहीं होगा तो मैंने कहा चलो बुलडोजर तो है, और फिर क्योंकि मैं जानता था इस बारे में कि बहुत बार बहुत ज्यादा पंचायत करने पर दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस समय पंचायत न करके फिर सीधे जवाब देने की आवश्यकता होती है, और वह सीधा जवाब देने की जब कार्रवाई प्रारंभ हुई तो आज आप देख रहे होंगे कोई माफिया अब किसी सरकारी भूमि पर, किसी व्यापारी की भूमि पर, किसी निर्दोष या किसी संभ्रांत नागरिक की भूमि पर कब्जा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग सरेंडर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, संपत्ति को सुपुर्द करते हुए भाग रहे हैं। अकेले प्रयागराज में 100 एकड़ भूमि हमें सुपुर्द की गई है। 100 एकड़ भूमि, और हर महानगर में इसी प्रकार से चल रहा है। और मैंने इस बारे में कहा, मैंने कभी यहां पे गरीबों के लिए आवास बनाओ पहले, फिर आवास के लिए जो भूमि बचती है, फिर इस भूमि पर अलग अलग तबके के लोगों के लिए भी आवास की सुविधा दो, अच्छी सुविधा दो, बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण अच्छी हाउसिंग स्कीम निकल लेकर के आओ। यानी प्रदेश के अंदर किस प्रकार का वातावरण बनाया था। और मुझे बहुत अफसोस होता था, लोग मुझसे कहते थे, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष से भेंट होती थी, कोई राजदूत मिलने के लिए आता था, किसी देश का एम्बेसडर आते थे, शिष्टाचारवश भी आते थे, उनके अपने आर्थिक हित भी जुड़े होते थे, व्यवसायिक हित भी जुड़े होते थे, वे आते थे, भेंट करते थे। महीने में 2-3-4 इस प्रकार के लोग आते हैं, और हमें अपने राज्य के बारे में अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत भी करना होता है, हमें अपने बारे में बताना होता है कि हम क्या स्थिति है, यूपी की स्थिति क्या है। मुझे बहुत संकोच होता, लोग कहते थे कि यूपी के बारे में क्या स्थिति है, तो मुझे बोलना पड़ता है यूपी देश का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन इकोनॉमी क्या है। हम बड़े संकोच से कहते थे कि छठी अर्थव्यवस्था, हम छठे नंबर पर हैं। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। अगर प्रयास नहीं होते तो हम भी वहीं पड़े रहते जहां छठे नंबर पर थे, हो सकता उससे ही पीछे जाते। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश के अंदर खड़ी की है प्रधानमंत्री जी ने। उत्तर प्रदेश आज मजबूती से इसमें आगे बढ़ रहा है। व्यवसाय की सुगमता, सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी इस नौजवानों को? 4.5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी, एक भी नौकरी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता।
पूरी पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी पूर्वक हर एक नौजवान को जिस योग्यता और क्षमता का था उसको नौकरी वहां पर दी गई। और ये केवल एक जनपद का नहीं, आप प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद में आप जाएंगे, वहां का नौजवान, बड़ी भारी संख्या में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। तो भारी संख्या में नौजवानों को प्रदेश के अंदर जो सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना, निवेश की स्थिति पैदा हुई, उससे भी निजी क्षेत्र में भी नौकरी के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनती हुई दिखाई है। लोगों ने रोजगार और नौकरी पाई। हमने परंपरागत उद्यम को भी आगे बढ़ाया, बैंकों के साथ उसे जोड़ा, और आज उसका भी परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहा है, बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का हब बन जाए, लोग देख के आश्चर्य करते हैं। अभी कल ही जीएसटी काउंसिल की बैठक थी लखनऊ में, और जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश के सभी वित्त मंत्री आए थे, केंद्रीय वित्त मंत्री जी भी थी और सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी आए थे। वे सभी इस बात पर बहुत थे, अरे उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन जाए, उनके लिए कल्पना थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने वह करके दिखाया है, वह सब करके दिखाया है। और उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी। आज तो उत्तर प्रदेश अटल जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी हम लखनऊ में बना रहे हैं, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आए थे, 75 जनपदों में से मात्र 12 जनपद ऐसे थे जहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बना था। बाकी जनपद कोई प्रोत्साहन नहीं था। 53 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थिति नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी नहीं संचालित होते थे, एक भी जनपद में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं थी, यानी कार्डियक एम्बुलेंस नहीं थी। आज याद करिए, अगर 17 के पहले दुर्भाग्य से ये कोरोना आ गया होता, क्या स्थिति होती, किस प्रकार की स्थिति होती। कोरोना के दौरान पहली लहर में तमाम झंझावतों के बावजूद हम लोग सुरक्षित थे। सेकेंड वेव में जब आई, उसके ठीक पहले मैं भी चुनावी रैलियों में बाहर इतने व्यस्त रहा अलग अलग राज्यों में, कहीं से मैं भी इसकी चपेट में आ गया। और वह 12-14 दिन मेरे लिए कितने कठिन थे। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा था कि नेगेटिव जैसे मेरा आए, मैं थोड़ा फील्ड में निकलूं तो कहां है कोरोना। और आप आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही नेगेटिव रिपोर्ट आई, मैं अगले दिन फील्ड में निकल गया। एक एक जनपद में, एक एक गांव में, एक एक कस्बे में जाता था, लोगों से बातचीत करता था, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में टीम को प्रोत्साहित करता था। संसाधन कम है तो संसाधन बढ़वाने की व्यवस्था करके फिर मैं वापस आता था। और आपने देखा होगा, दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का सबसे अच्छा मॉडल खड़ा किया। याद करिए, ये मॉडल खड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, टीम वर्क से सब कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर मंत्री अपने अधिकारी को न पहचान पा रहा हो और अधिकारी अपने मंत्री को न पहचान पा रहा हो, क्या उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं वे ट्विटर पे खेल रहे होते? प्रदेश में कोरोना महामारी से लोग जान दे रहे होते, कोई पता ही नहीं होता। ही एक पार्टी का देखते ही होंगे, देश पे कोई आपदा आती है वे इटली भाग जाते हैं, उनको देश से कोई मतलब ही नहीं। उत्तर प्रदेश ने उनकी पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे, कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत खराब हैं। और यही स्थिति जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान के बारे में वही टिप्पणी करते हैं। उनको चाहिए उत्तर प्रदेश से सब कुछ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की निंदा करना, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करना, भारत के बाहर भारत के बारे में टिप्पणी करना, देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करना, राम और कृष्ण को नकार जाना, उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो एक्सीडेंटली हिंदू होगा तो यही तो होगा।
और ये एक्सीडेंट बार बार जनता नहीं दोहराने देगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। पूरा देश वर्तमान में देख रहा है, आपने देखा होगा। मैं यहां के कार्यक्रम के पहले एक दूसरे जनपद के कार्यक्रम से वापस आ रहा हूं। मैं लखनऊ में नहीं था। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मैं चला गया था, कार्यक्रम संपन्न करके फिर अभी वापस आया हूं और फिर कल से अन्य जनपदों के कार्यक्रमों में फिर निकलूंगा। 4.5 वर्ष हम लोगों ने न दिन देखा न रात्रि देखी, न रुके न डिगे न थके। प्रदेश के हित के लिए कड़े से कड़े निर्णय लेने में और प्रदेश की जनता के लिए किसी भी स्थिति पे जाकर के उन कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, प्रबुद्धजन समाज का ओपिनियन को बनाता है, समाज को एक दृष्टि देता है, सही दृष्टि देता है। कहीं कोई बात होती है, किसी स्तर पर होती है, वहां पे लोगों को समझाने, सही राह दिखाने का कार्य करता है। और इस विषय में भी आप सबसे अपील होगी, अगले 6 महीने प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कैसा राज चाहिए? दंगा मुक्त, भय मुक्त, विकास और ईमानदारी से प्रदेश के हित के बारे में सोचने वाली सरकार चाहिए, या दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित करने वाले वही भ्रष्ट, वही माफिया, वही पेशेवर वे लोग जिन्होंने प्रदेश की पहचान का संकट प्रदेश की जनता के सामने खड़ा किया था, वही लोग। और इस पर एक स्वस्थ बहस के साथ साथ उन सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से लखनऊ उत्तर के इस विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हुआ हूं। मेरी आप सबसे अपील होगी और उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थितियां हैं। कोई सोचता था? लोग कहते थे अयोध्या के बारे में, लोग कहते थे जब मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के बाद दीपावली आई, दीपावली के पहले 15 दिन पहले हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी आए, चीफ सेक्रेटरी, सब लोग। इन्होंने कहा साहब दीपावली के दिन सभी अधिकारी आपको दीपावली की का विश करने के लिए आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं दीपावली के दिन लखनऊ में संभवतः बाहर रहूंगा, क्योंकि मैं कुछ जनजातीय बच्चों के बीच में कार्यक्रम करता हूं, तो वहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कब आना, हम भी आना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अधिकारी मुझे दीपावली की शुभकामना देने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन दीपावली का आयोजन तो अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो क्या अयोध्या की दीपावली कैसे होती है इसको देखना चाहिए। मैंने अपनी एक टीम भेजी वहां अयोध्या। मैंने कहा जाके देखो अयोध्या में क्या होता है। उन्होंने कहा अयोध्या में कुछ नहीं होता। फिर मैंने टीम से कहा, मैंने कहा एक बार थोड़ा संतों से बातचीत करके उनके मन को टटोलिए, क्या उनके मन में है, तो चाहते क्या है। खैर उनके मन में था भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा उनको एक बात बोलो कि हम एक आयोजन अयोध्या में करना चाहते हैं, क्या वे सभी लोग मंच पे आएंगे और मुझसे एक बार टेलीफोन से बात करवा दें। मैंने जब टीम के सामने, प्रशासनिक टीम के सामने बात रखी, उन्होंने कहा साहब अयोध्या जाने में बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा अयोध्या जाने में कौन बदनामी होगी? तो कहा नहीं बदनामी होगी। मैंने कहा देखो अयोध्या के लिए हम बदनाम भी सहने के लिए तैयार हैं, और इस बार मैं जाऊंगा। इस बार की दीपावली अयोध्या में होगी और भव्य दीपावली मनाएंगे, और दीपावली के उस आयोजन के साथ जुड़ना है। तो अधिकारियों ने कहा, मेरे टीम थी, मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक काम करो 51,000 दीपक जलाने की व्यवस्था करो। अयोध्या और उसके आसपास के जनपदों में नहीं मिले, पूरे प्रदेश से इकट्ठा हमें करवाना पड़ा। आपने देखे होंगे अयोध्या की दीपावली, आज वो देश के लिए एक आयोजन बन गया है। जन भावनाएं कैसे उमड़ती हैं जब नेतृत्व देश का यशस्वी होता है,
500 वर्षों की जमी हुई बर्फ कैसे पिघल गई। आपने देखा एक झटके में अयोध्या में राम जन्मभूमि का सारा विवाद समाप्त। आज मंदिर के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मंदिर का निर्माण ऐसा हो रहा है 1000 वर्षों तक कुछ भी हो जाए मंदिर की नींव नहीं हिल पाएगी। ऐसा भव्य मंदिर, दुनिया का सबसे भव्यतम, सबसे सुरक्षित स्थल के रूप में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा किस प्रकार की स्थिति है अयोध्या में। लोग कहते थे कि फैसला हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मैंने कहा यार देखो ये सब की चिंता मत करो। सभी अधिकारी कहते थे कहा साहब फैसला हो जाएगा तो ऐसा ना हो। हमने कहा देखो सब चिंता मत करो, सब मैं संभालूंगा। और लोग बोलते थे, कोई बोलता था खून खराबा हो जाएगा। मैंने कहा देखो एक मच्छर भी नहीं मरेगा उस दिन, देखना एकदम शांत रहेगा। और भाइयों बहनों देखो कितना शांतिपूर्ण दिन था। मैं सही बता रहा हूं। 9 नवंबर 2019 को जब श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया था, यानी उस दिन प्रदेश में एक सामान्य छिनैती की घटना भी नहीं घटित हुई। अक्सर मैं देखता हूं कि कोई मोबाइल फोन से बात कर रहा है, कोई दूसरा आया तुरंत छीन के भाग रहा है। उस दिन ये भी नहीं हुआ। राम राज्य का दिन था, सचमुच राम राज्य का दिन था। और हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम गौरव की अनुभूति करें कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है और काशी उत्तर प्रदेश में है। गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। हम सबको अपनी आस्था के इन केंद्रों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए आने वाली पीढ़ी की आस्था इनके साथ जुड़ी रहे और हम मजबूती के साथ इन व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति कर सके। इस पर हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि प्रबुद्ध सम्मेलन के अवसर पर मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि 4.5 वर्ष हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने प्रदेश की जनता को समर्पित किए। अगले 6 महीने में आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन का हिस्सा बने। देखिए मिशन का हिस्सा बनने के लिए ये मत सोचिए कि कोई मुझे कहेगा तभी मैं करूंगा, या कहीं कुछ हो रहा है, कोई देश को, समाज को, किसी सामान्य नागरिक को या समाज की कहीं क्षति कर रहा है, तुम्हारे मुंह से शब्द कतई नहीं निकलना चाहिए कि मेरा तो क्या है। ये कभी नहीं। जब भी ये शब्द निकले हैं देश कभी आगे नहीं बढ़ पाया है, कभी नहीं। हमारा तो एक ही भाव होना चाहिए कि नहीं, हम ठीक है एक व्यक्ति के नाते, एक पारिवारिक नागरिक होने के नाते आप लोगों का दायित्व बनता है कि अपने अपने परिवार की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा करें, उनकी अच्छी खुशहाली के लिए कार्य करें। लेकिन समाज के लिए भी और देश के लिए भी हमें सोचना होगा, उसके प्रति भी अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अंततः हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा निहित होती है समाज और राष्ट्र की सुरक्षा पर। अगर समाज सुरक्षित है हम भी सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सब भी सुरक्षित हैं। और ये भाव हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। इस राष्ट्र धर्म के लिए अगले 6 महीने आप सबसे देने के लिए अपील करते हुए मैं इस प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।